ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और उनका हमारे बीच से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में। तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक इट से? डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बस। जब सुबह खबर आई तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब डीजीसीए की आधिकारिक बयान आए तो बहुत ही दुखद ये लगा, शॉकिंग था। काफ़ी सीनियर नेता थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और बहुत उम्मीदें थी राज्य को उनसे। बहरहाल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति दे। बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम जैसे जो पॉलिटिकल करियर करने वाले नौजवानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम जैसे नेताओं, हम जैसे राजनीतिज्ञों के लिए एक रोल मॉडल थे। वो बहुत उम्दा नेतृत्व थे। तो सर ये जो क्रैश हुआ है आप इसमें उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी पता चला है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए आया हूँ। हाँ, बहुत ही दुखद खबर है। इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। अजित पवार जी का निधन, उनके निधन से न सिर्फ किसी पार्टी या एनडीए की क्षति है, बल्कि पूरे देश का नुकसान हुआ है। क्योंकि हमेशा देश के लिए लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले और एक शिखर पर पहुंचने वाले नेता अजित पवार जी रहे हैं। तो उनके निधन से काफ़ी मन दुखी है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें और परिवार के लोगों को दुख सहने की ताकत दें। आज महाराष्ट्र को अनेक कामों में जिन्होंने एक डेवलपमेंट का विजन दिखाया है और सुबह 6 बजे ही ब्यूरोक्रेट्स उनके यहाँ पे रह के लोगों का वो काम करने वाले नेता थे। और आज सुबह जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ है, डेफिनेटली एनडीए के लिए और महाराष्ट्र की पूर्ण जनता के लिए ये बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है। उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र में एक जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं और विजन डेवलपमेंट का हमेशा ही उनका रहा है। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या करना है ये हमेशा वो प्लान करते थे। सर्वप्रथम तो प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके समर्थकों, उनके परिवार के लिए, क्योंकि ये बड़े दुख का पल है अपनों को खोना। तो उनके लिए भी जो है उनको ये दुख सहने की शक्ति मिले, उनको संबल मिले और वो इस पीड़ा से निकलकर आगे बढ़ पाएँ। इसके लिए भी मैं पीड़ित परिवार को, दुखी परिवार को और उनके सब समर्थकों के लिए भी कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि उनको हिम्मत दें। कई नए नियमों को लेकर कई लोग जो है काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है। हालांकि साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, मैं कल से इस पर अपना स्पष्ट रुख रख चुका हूँ और वो ये है कि ये कानून कहीं से, ये जो नई गाइडलाइन है, पहली गाइडलाइन 2012 में भी बनी थी, कहीं से भी भेदभावपूर्ण नहीं। ये वो समय है जब देश को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए कुछ जो बुराइयां हैं, कुछ जो इस तरह के भाव हैं जिनसे किसी के मन में पीड़ा होती है, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये हमें तय करना है कि हम उन बुराइयों को कब छोड़ पाते हैं। कमज़ोर वर्गों के लोगों में इस बात की, और सिर्फ ये कथनी में नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली 118% की वृद्धि हुई है जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है हर सेंटर्स में। ये किसी छिपा हुआ नहीं है। तो ये कब बंद होगा, कब हमारे शिक्षा के मंदिर वास्तविकता में शिक्षा के मंदिर होंगे, जाति के अड्डे नहीं बनेंगे, इसके बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए थे। प्रयास किया गया है, प्रयास कितना सफल होगा, क्योंकि कानून तो बहुत बने, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और होता है नहीं होता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखिए, मुझे कहीं से कहीं मैंने पढ़ा है, कुछ नज़र नहीं आता क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि वो महिलाओं के लिए भी है, वो दिव्यांगजनों के लिए भी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे जो सारे सामान्य जाति के, उनके लिए भी है। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, आज ज़रूरत है कि हम प्राइमरी एजुकेशन से
इस बात का भाव अपने बच्चों में पैदा करें कि वो दूसरे के मनोभाव को भी समझें कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे किसी के मन को पीड़ा हो। कई बार जाने में, कई बार अनजाने में इस तरह के भाव किए जाते हैं जिससे उनको पता भी नहीं होता कि अपराध हो गया है। मैंने तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अभी भी हैं वर्तमान में, तो उनको सुना, उन्होंने जिसको सैन कहते हैं, सैन सविता समाज, उन्होंने कहा नव्वा, तो बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। शायद उनको एहसास हुआ होगा कि भाई उन्होंने इस तरह के, मैंने कई धर्माचार्यों के मुंह से सुना, उन्हें इस तरह के जातिवादी शब्द कह दिए, फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो भाई मैं समझता हूँ ना, इस पर चर्चा होनी विस्तार जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे किसी के मन को पीड़ा होती है और जिस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा चिंता का सबब है और इस पर जितना जल्दी काम हो उतना अच्छा है। नहीं होगा तो इसके परिणाम खतरनाक साबित होंगे और कानून, ये जो नई गाइडलाइन बनी है, इनको इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से हो, इसके बारे में भी सरकार को ध्यान रखना है। इस बार कई सारे मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है। मनरेगा का है, SIR का इशू है, क्या आप भी, आपकी पार्टी भी इस पूरे विषय को उठाने वाली है इस बार बजट सेशन? बिल्कुल उठाएगी। मनरेगा के भी विषय हैं, फॉरेन पॉलिसी का भी विषय है और एजुकेशन जो है, जिस तरह से उसका एजुकेशन पे जो है लगातार जो है चोट हो रही है, हेल्थ सेक्टर में भी जो है, महंगाई पे भी जिस तरह काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इन सब पे हम लोग जो हैं मजबूती से आवाज़ उठाएंगे।